बिहार एकमात्र ऐसा स्टेट होगा हमारे पूरे देश में जहां जो अभी सत्ता पक्ष है और जो उनका उल्टा पक्ष है वो ये कहकर चुनाव लड़ रहा है कि 20 साल पहले इन्होंने क्या किया था, कि उस 20 साल पुराने शासन को याद करके लोग बोलते हैं यार कुछ भी चलेगा लेकिन वो वाला नहीं चलेगा। जब प्राइवेट कॉन्वर्सेशंस होता था तो उसमें कपटी ठाकुर उनको बोलते थे, कर्पूरी ठाकुर को, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि कर्पूरी ठाकुर पिछड़ों के बड़े नेता के रूप में याद रखे जाए। उन्होंने ये अफवाह उड़वाया कि कुर्मियों और कोयरियों को आरक्षण की सूची से बाहर करवा दिया जाएगा। तो ये बात निकली कैसे, भूरा बाल साफ करो। जब एक तरफ आप शहाबुद्दीन जी जिंदाबाद करवा रहे हैं तो आप किस मुंह से आप जब बोलेंगे कि मैं अपराध और अपराधियों का समर्थन नहीं करता हूं तो उस पर लोग विश्वास करेंगे। आज इसीलिए आप वो देखिए जो पूरा वर्ग है, करीब 36% है पूरे बिहार की आबादी का, वो बहुत स्ट्रांगली सपोर्ट करता है नीतीश जी को। उस समय भी जब नीतीश जी ने बाइफर्केशन किया तो लालू जी ने विरोध किया उसका खुलेआम की ईबीसी का बाइफर्केशन नहीं करना चाहिए। ज्यादातर यही बोलेंगे यार अगड़ों को भी छोड़ दीजिए, हम सबसे ज्यादा प्रताड़ित है तो आरजेडी के वर्कर्स। एकदम फैक्चुअली बोलते हैं कि इनको बस सत्ता में नहीं आना चाहिए, ये सत्ता में आते हैं तो आतंक मचाते हैं, नंगा नाच करते हैं, एकदम ये शब्द होता है। सबसे ज्यादा जातीय उत्पीड़न आप देखिएगा अगर आज के दिन में तो आरजेडी के वर्कर्स आप देखिएगा। उसका आपको आउटकम्स भी दिख रहा है ना। आज ब्यूरोक्रेसी के एफिशिएंट होने के कारण बिहार में जो भी हो पाया है उसी के कारण हो पा रहा है। पान का पीकदान उठाते थे, आप उनसे खैनी ठुकवाते थे। जो उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे मुकुंद प्रसाद, लालू जी के लिए पब्लिकली खैनी ठोकते थे। क्या पीके फैक्टर रहेगा इस बार के चुनाव में? एक तरफ एनडीए है, एक तरफ इंडिया अलायंस है। या हमारा आर्गन इस लेवल पे हो जाए कि बाकी सब जो हैं वो सब तो बेकार है, मैं हूँ, मैं ही एक ऑप्शन हूँ। तो मैं सबसे वही बोल रहा हूँ कि भाई समझ ही नहीं आ रहा कि इंजीनियरिंग की कि ग्रेजुएशन की, फिर कभी बोलते हिंदू कॉलेज है 6 महीने में चलेगा, तबियत खराब हो गई। मुझे बस निकाल के दिखा दे कि वो व्यक्ति किस साल में किस कॉलेज से पास किया है तो मैं हार मान जाऊँ। अभी भी आपको बिहार में मिल जाएंगे 10-10 हज़ार रुपए पे यूएन का काम करते पोलियो एराडिकेशन का लोग। अब कौन समझाए कि भाई ऐसा नहीं है कि यूएन में सब सेक्रेटरी जनरल नहीं है। तो आपको लगता है कितनी सीटों पर ये असर डाल सकते हैं और सबसे ज्यादा नुकसान किसको पहुंचा सकते हैं, एनडीए या इंडिया अलायंस या दोनों? सदन में उठकर ये चेतावनी दी राज्य सरकार को कि बंद करवाइए, नहीं तो हम ट्रेन का परिचालन ही बंद कर देंगे पूरे बिहार में। उसी बिहार में आज मेट्रो चल रहा है। नमस्कार, 5 जनवरी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बिहार चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। विपक्ष से लेकर सत्ता पक्ष तक लगातार अपनी बातें जनता तक रख रहे हैं, लेकिन बिहार चुनाव में सबसे महत्वपूर्ण होता है जातिगत समीकरण। पिछले कितने भी आप चुनाव देख लीजिए, ये इतना महत्वपूर्ण है जो तय करता है कि बिहार की सत्ता में कौन आएगा। दूसरी तरफ विपक्ष की अगर बात की जाए, अगर सत्ता पक्ष की खामियां आप सामने रखते हैं तो विपक्ष मजबूती से अपनी बात आगे रख पाता है। लेकिन बिहार का विपक्ष ऐसा है, विशेष तौर से आरजेडी, जिन्होंने इन 20 साल से पहले 15 साल अपनी सरकार वहां पर चलाई थी, वो वहां पर आ रहे हैं और उन्हें ये कहना पड़ रहा है हम चेंज हो गए हैं। बजाय ये कहने के कि सत्ता पक्ष की क्या खामियां हैं, उन्हें ये बताना पड़ता है हम बदल चुके हैं। आखिर उन्हें ये क्यों कहना पड़ रहा है? और इस बार के बिहार चुनाव में जातिगत समीकरण क्या है और विपक्ष के सत्ता पक्ष पे आरोपों का जनता पर क्या असर होगा, इस सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ है मृत्युंजय शर्मा जी, जो कि ब्रोकन प्रोमिसेस के लेखक हैं। उनकी ये जो पुस्तक है पहले इंग्लिश में आई थी और अब हिंदी में आई है, जो बिहार की राजनीति, वहाँ की सामाजिक व्यवस्था और 90 के दशक के बिहार को समझने के लिए ये सबसे प्रामाणिक दस्तावेज है। मृत्युंजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमने आपसे पहले भी बात की और हमने बिहार के चुनाव से जुड़ी कई चर्चाएं हमने की। हमने जंगल राज की बात की, हमने सुशासन की बात की, दोनों की तुलना भी की। अब हम बात करते क्योंकि चुनाव अब नजदीक आते जा रहे हैं और चुनाव प्रचार भी तेजी से चल रहा है। हैरानी की बात जो मैंने अभी कार्यक्रम के शुरू में ये बोला है कि आरजेडी जब जनता के बीच में जा रही है तो वो ये नहीं बता रही कि सुशासन में क्या कमी थी, यानी नीतीश बाबू के राज में क्या कमी है। पहले उससे उन्हें ये बताना पड़ रहा है हम चेंज हो गए, हम बदल गए। आखिर अपने आप को बदला हुआ बताने की ये मजबूरी क्या है बिहार की जनता के सामने? क्योंकि पिछला जो उनका शासन रहा है वो ऐसा रहा है, वो उसे किसी हाल में जस्टिफाई नहीं कर पाते हैं। और दूसरा, शायद बिहार एकमात्र ऐसा स्टेट होगा हमारे पूरे देश में जहां जो अभी सत्ता पक्ष है और जो उनका उल्टा पक्ष है वो ये कहकर चुनाव लड़ रहा है कि 20 साल पहले इन्होंने क्या किया था। अब सोचिए 20 साल पुराना शासन इतना रेलेवेंट कैसे हो सकता है, मतलब कितनी दुर्दशा रही होगी कि उस 20 साल पुराने शासन को याद करके लोग बोलते हैं यार कुछ भी चलेगा लेकिन वो वाला नहीं चलेगा। तो अपने आप में एक तरह से वो सिग्नल है इस बात का कि वो जो दौर था अनजस्टिफाइबल तो है ही, लेकिन इतना ज़्यादा दर्दनाक था, इतना ज़्यादा बुरा था
कि उससे अपने आप को डिसोसिएट करने की कोशिश कर रहे हैं और कहते हैं कि नहीं वो वाला था, वो पार्टी अलग थी, वो मेरे पिता थे, अब हम दूसरी पीढ़ी हैं, ये नई पार्टी है और इस प्रकार की A to Z की पार्टी है, इस तरह के उनको बयान देने पड़ते हैं। लेकिन फिर आपको ये भी देखना पड़ेगा कि इस तरह के बयान सिर्फ दे रहे हैं या सच में पार्टी बदल गई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब तेजस्वी अगर कहते हैं कि हम A to Z की पार्टी है, हमारे पिता की पार्टी उस समय MY समीकरण चलता था, अब तो हम सबको लेके चलते हैं, लेकिन क्या डेटा ये बोलता है? आप इनफैक्ट देख लीजिए 2015 का टिकट डिस्ट्रीब्यूशन, आरजेडी ने जितने टिकट्स दिए उसमें 48% टिकट, आधे टिकट सिर्फ और सिर्फ अपनी जाति के लोगों को दिया, यादवों को। और समाजवाद का सबसे पहला नारा तो यही था कि जिसकी जितनी संख्या भारी, तो अगर संख्या के हिसाब से भी जाए तो उनकी जाति की संख्या 14%, तो 48%, 3 गुना, 3.5 गुना देने की क्या जरूरत है टिकट? 2020 के चुनाव में जाइए, 40% टिकट दिया उन्होंने अपनी जाति को। ऐसी क्या जरूरत आन पड़ती है कि 3 गुना पॉपुलेशन से टिकट देना पड़ रहा है? और दूसरी तरफ वो बात करते हैं बाकी सारे समाजों की, ईबीसी की बात करते हैं। किस ईबीसी की बात करते हैं? उस ईबीसी की जिसको लालू जी ने वो कभी बाइफरकेट नहीं किया 15 वर्षों में। उस ईबीसी की बात करते हैं जिसको जब नीतीश जी ने बाइफरकेट करके ओबीसी ईबीसी बनाया तो लालू जी ने विरोध किया उसका, उस बाइफरकेशन का। अपनी जाति को छोड़ के, जैसे लालू अगर कहते हैं कि हम पिछड़ों के, दलितों के, सबके नेता, अगर राजद ये कहती है, आप थोड़ा सा इतिहास देखिए। सबसे पहले तो लालू जी ने कर्पूरी ठाकुर जी को अपना गुरु माना, है ना, कि कर्पूरी ठाकुर जी हमारे गुरु और थे भी। उन्होंने 1977 में उन्हें टिकट दिलाया लोकसभा चुनावों में, बाद में लोकदल से विधानसभा के टिकट दिलाने में उनकी मदद की। जब साथ रहते तो हर जगह कर्पूरी जी को अपना नेता बताते थे, गुरु बताते थे। जब उनका देहांत हुआ 88 में तो उन्होंने कहा कि कर्पूरी जी के हम चेले हैं, इसीलिए मेरा अधिकार है विपक्ष के नेता की कुर्सी पर। लेकिन उन्हीं कर्पूरी जी का आप देखिए, जब प्राइवेट कॉन्वर्सेशंस होता था तो उसमें कपटी ठाकुर उनको बोलते थे, कर्पूरी ठाकुर को। उन्हीं कर्पूरी जी को 87 के आसपास की बात होगी, कर्पूरी जी के पास कुछ था नहीं, अपनी गाड़ी भी नहीं होती थी उनके पास। एक बार उन्होंने संदेश भिजवाया लालू जी को, लालू जी के पास एक जीप होती थी, संदेश भिजवाया कि मुझे विधानसभा जाना है, लालू जी से कहना कि अपनी जीप अगर भिजवा सकते हैं तो। जब वो व्यक्ति लालू जी के पास गया, उन्होंने कहा कर्पूरी जी ने जीप मंगवाई है, तो लालू जी ने कह दिया कि जाके कह दो कि हमारी जीप में तेल नहीं है। तो इस प्रकार का नेता, गुरु थे उनके, गुरु थे उनके। जब उनका देहांत हुआ और कहा लालू जी ने कि ये तो मेरे गुरु थे, मैं इनका चेला, तो मैं विपक्ष का नेता बनना चाहिए, बड़े बड़े वादे किए कि इनका स्मारक बनवाएंगे, इनकी बहुत बड़ी प्रतिमा बनवाएंगे। 90 से 2005 तक कर्पूरी ठाकुर जी के लिए एक स्मारक के लिए उन्होंने ज़मीन नहीं दी। 90 से 2005 तक एक भी कोई स्कीम का नाम बता दीजिए जो उन्होंने कर्पूरी जी के नाम पर रखा। अपने गुरु के नाम पर तो स्कीम का नाम रखेंगे ना। आज जैसे भाजपा पे आरोप लगता है कि श्यामा प्रसाद के नाम पर रख रहा है, दीनदयाल के नाम पर रख रहे हैं, सब रखते हैं। एक भी स्कीम का नाम जो उन्होंने रखा, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि कर्पूरी ठाकुर पिछड़ों के बड़े नेता के रूप में याद रखे जाए। वो चाहते थे कि धीरे धीरे उनकी जो यादें स्मृति से मिट जाए और मैं पिछड़ों का सबसे बड़ा नेता बनूं। लेकिन उसके बाद भी जब वो सत्ता में आए और सबसे पहले पिछड़ों को लगा कि अब हमारी सत्ता में भागीदारी बढ़ेगी। पिछड़ों में भी किसको सबसे ज्यादा लगा? जो पिछड़ों में सबसे ऊंची जातियां थी, यादव, कोयरी, कुर्मी। सबसे पहला उनका विरोध किसने शुरू किया? कुर्मियों ने। क्यों? क्योंकि सत्ता में भागीदारी नहीं की उनकी। इनफैक्ट उन्होंने ये अफवाह उड़वाया कि कुर्मियों और कोयरियों को आरक्षण की सूची से बाहर करवा दिया जाएगा। सबसे पहला विद्रोह भी उन्हीं लोगों ने किया। आप देखिए, उनको भी छोड़ दीजिए। ईबीसी का उन्होंने बाइफरकेशन नहीं किया। आज राजद हर जगह घूम घूम के कर्पूरी ठाकुर अति पिछड़ा सम्मेलन करते फिर रही है ना। जब आप टिकट डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो जहां 14% अपनी जाति के लोगों को 40% टिकट देते हैं, 36% आबादी वाले ईबीसी को 14% टिकट देते हैं, आधे से भी कम। तो कैसा वो आप अति पिछड़ा का सम्मान कर रहे हैं? तो जहां भी आप फैक्ट्स देखेंगे, जहां भी आप उसको डाइसेक्ट करने की कोशिश करेंगे, तो वो ज्यादातर आपको दिखेगा वादों में दिखती है। दूसरा, आप A to Z की बात करते हैं, कहते हैं कि अब अगड़े भी हमारे साथ हैं। लेकिन आप ही के पार्टी के लोग, अभी आप ही के पार्टी के एक व्यक्ति ने भूरा बाल साफ करोगा फ्रेज फिर से दिया पब्लिक मीटिंग में, तो आपका कोई भी उस पे उसको रिजेक्ट करते हुए कोई भी ट्वीट, बयान, कुछ भी आता? आप ही के पार्टी के लोग जाति सूचक शब्द दे के बोलते हैं कि अब इन लोगों की सत्ता नहीं रहेगी, अब हमारी सत्ता रहेगी। कभी आपने उनके खिलाफ कभी कोई एक्शन लिया हो, बोलने की कोशिश की हो? तो एक है कि बस चुनाव आता है तो A to Z की पार्टी अपने आप को बनाना, दिखाना, बोलना, और दूसरा है कि एक्चुअली उसको अपने अपने व्यवहार में लाना, अपनी पार्टी में लाना, जो आपको नहीं दिखता है।
जो पार्टी एक शुरू हुई थी सामाजिक रूप से पिछड़े दलितों सब लोगों की पार्टी के रूप, वो आज सिमट कर रहेगी कि एक जाति और एक वर्ग की पार्टी। आप ये बता रहे थे जो भूरा बाल साफ करो, अभी चल रहा था ये सोशल मीडिया पर, हमने भी देखा था, लेकिन कई आरजेडी के नेता या समर्थक हैं वो दावा करते हैं कि ऐसा नारा कभी नहीं दिया गया था, जबकि उस जनरेशन के लोगों से पूछा जाए तो ये घर घर में हर कोई जानता था। और भूरा बाल साफ करो का मतलब क्या था, ये बिहार क्या पूरे देश में भी लोग जानते हैं। तो ये बात कहाँ से, क्या वाकई में ऐसा है कि नहीं दिया गया था, और ये बात निकली कैसे भूरा बाल साफ करो? देखिए, उस समय कोई सोशल मीडिया या हमारे ऐसे फोन, स्मार्टफोन्स तो थे नहीं कि वो बोल रहे हैं तो किसी ने रिकॉर्ड कर लिया और बाहर आ गया। उस समय जो भी थोड़ी बहुत चीजें निकल के आती थी वो प्रिंट मीडिया से आती थी, और ये ज्यादातर प्रिंट मीडिया की जो बातें निकल कर आती थी वो कैसे आती थी, कोई कॉन्वर्सेशंस में किसी ने सुना है तो फिर उसको वो छापते थे। मैं कह रहा हूं आप इसको भी छोड़ दीजिए, मान लीजिए उन्होंने अपने मुंह से नहीं बोला, चलिए एकदम सबसे बेस्ट केस सिनारियो तो यही है, मान लेते हैं, लेकिन उनके जितने भी एक्शंस हैं उस समय भी छोड़ दीजिए, आज के एक्शंस हैं इसको सपोर्ट करते हैं नहीं। आज जब आपके नेता भूरा बाल साफ करो फ्रेज यूज कर रहे हैं तो आज तो आपको डिसोसिएट करना चाहिए इससे। हाँ, आप A to Z की बात कर रहे हैं, अगर है ना, आप ही के विधायक बोल रहे हैं, आपके जिलाध्यक्ष बोल रहे हैं आज। उस समय के तो छोड़ ही दीजिए, जब आज उसको बोलने की हिम्मत हो सकती है, हम इतना प्रोग्रेस कर चुके हैं, हम दूसरी सरकारों में हैं, हम उस दौर से इतना आगे निकल चुके, तब बोल रहे हैं, और तब आप उसको डिसोसिएट नहीं कर रहे हैं, उससे कुछ नहीं करते, आप बोलते कि नहीं मैं इसका समर्थन नहीं करता हूं, ऐसे एक लाइन का ट्वीट कर देते। तो जब आप वो नहीं कर रहे हैं इसका मतलब एक्सप्लिसिटली आप उसको सपोर्ट कर रहे हैं। आप जब कहीं भी जाते हैं, मान लीजिए आप बोलते हैं, एक तरफ बोलते हैं कि हम अपराध का और अपराधियों का आप समर्थन नहीं करेंगे, लेकिन जब आप सिवान जाते हैं तो शहाबुद्दीन जी जिंदाबाद के नारे लगवा रहे हैं। ये वीडियो चल रहा है तेजस्वी यादव का, और लोग ये भी पूछ रहे हैं कि शहाबुद्दीन के देश के लिए शहीद हो गए थे जो नारे लगवाए जा रहे हैं। तो जब एक तरफ आप शहाबुद्दीन जी जिंदाबाद करवा रहे हैं, तो आप किस मुंह से आप जब बोलेंगे कि मैं अपराध और अपराधियों का समर्थन नहीं करता हूं तो उस पर लोग विश्वास करेंगे? तो कथनी करनी में बहुत बड़ा गैप दिख रहा है वहां पे, निश्चित तौर पे। लेकिन अगर हम इसी तुलना में, क्योंकि हम एक तरफा बात ना करते हुए हम नीतीश सरकार की अब बात करते हैं, तो इन्हीं लोगों के लिए अगर हम बात करें, EBC जो हुए इनके लिए, या अपने समाज के लिए, या A to Z के लिए, नीतीश सरकार की योजनाओं में या कार्य करने के तरीके में क्या अंतर है? और जो आप वोट परसेंटेज के हिसाब से सीट्स की जो बात कर रहे थे, वो सीट्स का क्या उनका कैलकुलेशन है ना? आप देखिए EBC का बाइफर्केशन किसने किया? नीतीश जी ने किया। और आज इसीलिए आप वो देखिए, जो पूरा वर्ग है करीब 36% है पूरे बिहार की आबादी का, वो बहुत स्ट्रांगली सपोर्ट करता है नीतीश जी को। उसके पहले आप जनरल एक स्टडी देख लीजिए कि जब रिजर्वेशन लागू हुआ 90 में, उसके बाद रिजर्वेशन की जो ज़्यादातर बेनिफिट्स थी EBC में करीब करीब आप देखिएगा तो 110-12 के आसपास जातियाँ हैं, OBC में करीब करीब 32 के आसपास जाती हैं, करीब 150 कुल मिला के हो जा रही हैं। उन 150 में से आप देखिएगा ज़्यादातर बेनिफिट सिर्फ टॉप के 4-5-10 जातियों को मिलती रही, बाकी जातियाँ अंडर रिप्रेजेंटेड रही, नॉन रिप्रेजेंटेड रही। मैं बोलूँगा अंडर तो छोड़ ही दीजिए। 2006 में बाइफर्केशन नीतीश जी ने किया, उस समय भी जब नीतीश जी ने बाइफर्केशन किया तो लालू जी ने विरोध किया उसका खुलेआम कि EBC का बाइफर्केशन नहीं करना चाहिए, मेरा पिछड़ा का जो कंसोलिडेशन है वो टूट जा रहा है। आज उनके साथ खड़े हैं। इन्हीं EBC के लिए नीतीश जी ने पंचायतों में 20% आरक्षण दिया। तो ये होता है सामाजिक न्याय, कि एक्चुअली जो लोग पिछड़ गए हैं उसको किस प्रकार से हम जोड़ सकते हैं साथ। और इसीलिए वो जो वर्ग है, दलितों में उन्होंने महादलित का बाइफर्केशन किया था, वहां भी ये प्रॉब्लम है, और देश में ये बहुत सारी जगहों पे हो रहा है। अब जाके आप देखिए सारा स्टेट ये कर रहा है, सारे स्टेट सब कैटेगराइजेशन कर रहे हैं, करीब करीब आप देखिए ऑलमोस्ट सारे स्टेट्स कर रहे हैं। तो ये राजनीतिक मजबूरी है शायद आरजेडी की कि उन्हें ये बात बोलना पड़ रही है, लेकिन देखा जाए तो क्या उनका वोट बैंक वही है, MY? बिल्कुल, मैं बोलता हूँ मेरे पे या किसी और पे विश्वास नहीं कीजिए। हाँ, आप जनरल फील्ड पे जाइए, सर्वेज में बात कीजिए जी। उनके कास्ट को छोड़ के और अल्पसंख्यकों को छोड़ के, जनरली आप देखेंगे, मैं ये बोल रहा हूँ कोई बीच में एक दो उसको सपोर्ट कर सकता है, बट वर्ग के तौर पर या जाति के तौर पर बहुत ब्रॉडली कोई भी आपको उनको सपोर्ट करते नहीं दिखेगा। इनफैक्ट मैं बता रहा हूँ, आप जब गांव में जाएंगे, बातें करेंगे अत्याचार की, जातीय उत्पीड़न की, दलितों की बस्तियों में जाके बात करेंगे और आप बात करेंगे कि कौन से वर्गों से सबसे ज्यादा प्रताड़ित हो आज की डेट में, ज्यादातर यही बोलेंगे यार अगड़ों को भी छोड़ दीजिए, हम सबसे ज्यादा प्रताड़ित है तो आरजेडी के वर्कर्स। एकदम फैक्चुअली बोलते हैं कि इनको बस सत्ता में नहीं आना चाहिए, ये सत्ता में आते हैं तो आतंक मचाते हैं, नंगा नाच करते हैं, एकदम ये शब्द होता है, तो इनको सत्ता में नहीं आने देना है। सबसे ज्यादा जातीय उत्पीड़न आप देखिएगा अगर आज के दिन में, तो आरजेडी के वर्कर्स आप देखिएगा।
बिल्कुल। और जिस तरह से वो अगर बोल रहे हैं ए टू जी की वो बात भी कर रहे हैं, तो अभी टिकटों के बंटवारे में साफ साफ नजर आ जाएगा, नजर आएगा जनता ना। बहुत मैं समझदार आपको है। लाई अभी लिख के दे देता हूँ, 40% से कम वो टिकट नहीं देंगे यादव को। क्यों देंगे आप उसको उतना, जब 14% आबादी है तो? और बिहार की जनता का पॉलिटिकल सेंस बहुत पावरफुल है, चाहे उसमें इसमें एजुकेशन बैकग्राउंड का ऐसा कुछ लेना देना नहीं है। इसलिए मैं जानती हूँ कि जब ये टिकट बटेंगे तो आधी तस्वीर तो वहीं बिहार की जनता की नज़रों में साफ हो जाएगी। एक और बड़ा आरोप जो है आरजेडी लगाती है कि ये जो सरकार है नीतीश कुमार की, ये तो ब्यूरोक्रेसी चलाती है। हाँ, तो इसमें लेकिन कोई भी सरकार जो है देश में, पॉलिटिशियंस डायरेक्शन सेट करते हैं और जो ब्यूरोक्रेसी उसको एग्जीक्यूट करती है। एग्जैक्टली। तो एग्जीक्यूटिव का मतलब ही क्या होता है? ब्यूरोक्रेसी, सरकार प्लस ब्यूरोक्रेसी वो एग्जीक्यूटिव होता है। तो ये चलाती है। इसमें किसी को अगर ये आपत्ति है कि ब्यूरोक्रेसी, उसका आपको आउटकम्स भी दिख रहा है ना। आज ब्यूरोक्रेसी के एफिशिएंट होने के कारण बिहार में जो भी हो पाया है उसी के कारण हो पा रहा है। अब यही ब्यूरोक्रेसी आपके सरकार में भी थी। आपके सरकार में हम चलिए मान लेते हैं ब्यूरोक्रेसी नहीं सरकार चलाती थी, लालू जी चलाते थे, तो अच्छा हुआ क्या? उसकी हालत देखिए। आपकी सरकार में इसी ब्यूरोक्रेसी में कुल 1992 में 384 ऑफिसर्स थे IAS IPS कैडर के। उसमें 144 ने सेंट्रल डिप्यूटेशन की रिक्वेस्ट डाल दी। ऐसी हालत आपने कराई। आपके यहाँ जो ब्यूरोक्रेसी के लोग थे वो आपका पान का पीकदान उठाते थे, आप उनसे खैनी ठुकवाते थे। जो उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे मुकुंद प्रसाद, लालू जी के लिए पब्लिकली खैनी ठोकते थे। तो आपने ब्यूरोक्रेसी की क्या हालत की। आज वो काम कर रहा है आत्मसम्मान से, तो कितनी खुशी की बात है कि इतना पावरफुल है। आपने उसको कितना पंगु बना दिया था। मैं एग्जांपल्स देता हूं आपको जी। 1992 में हेल्थ सेक्रेटरी थे TCA रामानुजम। TCA रामानुजम को इनके क्या बोलते हैं MP थे जनता दल के, रामशरण यादव, अगर मुझे सही नाम है तो रामशरण यादव, उनके बेटे रणवीर यादव। TCA रामानुजम को उन्होंने चेंबर में घुस के पीट दिया, लपड़ धप्पड़ कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि उनके एक बच्चे को वो MGM मेडिकल कॉलेज में जमशेदपुर में गलत तरीके से एडमिशन कराना चाह रहे थे और ये साइन नहीं कर रहे थे उस पर। 1994 में टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के MD थे SK सिन्हा साहब। तो उस समय एक राजगीर रोपवे प्रोजेक्ट आ रही थी राजगीर में। तो हाईकोर्ट ने कहा कि एक बिहार सरकार ने ही एक कंपनी का अधिग्रहण किया था। उसने कहा कि इसे आप काम सौंप दीजिए उसको एग्जीक्यूट करने का। ये टूरिज्म मिनिस्टर जो थे उनको उस समय ये बात पसंद नहीं आई। तो उन्होंने SK सिन्हा साहब को कहा कि आप इसको थोड़ा भी टालते रहिए, अलॉट मत कीजिए। तो उन्होंने कहा ये गलत होगा क्योंकि हाईकोर्ट का डिसीजन है, तो मुझे करना पड़ेगा, नहीं तो मुझे कंटेम्प्ट लगेगा। तो सबसे पहले तो SK सिन्हा उनको ट्रांसफर कर दिया गया। ट्रांसफर किया गया एक ऐसे पोस्ट पे जो उनके रैंक से नीचे का पोस्ट था। उस पोस्ट के लिए ना कोई सैलरी का प्रोविजंस था, ना ऑफिस था, और उनको रिपोर्ट करवाया गया उनसे एक जूनियर ऑफिसर को। SK सिन्हा साहब ने इसको ट्राइब्यूनल में चैलेंज किया। ट्राइब्यूनल ने कहा कि ये अवैध है, ये जो पोस्टिंग है। तो फिर उनको ट्रांसफर कर दिया गया एक ऐसे पोजीशन पे जो नॉन एग्जिस्टेंट था ही नहीं, पोजीशन एग्जिस्ट कर रहा था। फिर वो ट्राइब्यूनल गए, फिर ट्राइब्यूनल ने कहा कि ये अवैध है। राज्य सरकार उसके विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट चली गई। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि ये अवैध है, इनको वापस बहाल किया जाए अपने पोजीशन पे। राज्य सरकार ने ना तो उनको वापस बहाल किया, 2 साल से उनकी सैलरी रोक रखी थी वो नहीं दिया, हेल्थ बेनिफिट्स नहीं दिया, इंश्योरेंस नहीं दिया। अंत में SK सिन्हा साहब ने केंद्र सरकार को लिखा कि मुझे बिहार छोड़कर देश के किसी भी कोने में भेज दिया जाए, लेकिन मुझे बिहार से हटा दिया जाए। ये थी ब्यूरोक्रेसी उनकी। ये ब्यूरोक्रेसी थी। तो आज वो ब्यूरोक्रेसी अगर इतनी पावरफुल है कि वो चीजें कर पा रही हैं, काम कर पा रही है, तो ये तो खुशी की बात है ना। इसमें बुरा क्या है? बिल्कुल, चाहे केंद्र हो चाहे राज्य सरकार हो, योजनाएं सरकार बनाती है, उनका क्रियान्वयन करने का काम तो ब्यूरोक्रेसी को ही करना पड़ता है। और काम यही है, ना कि पीकदान उठाना, जिस तरह से आप बता रहे हैं। और अगर ब्यूरोक्रेसी काम कर रही है तो ये तो पॉजिटिव साइन, ये तो प्रचार ही कर दिया उन्होंने एक तरह से देखा जाए तो। एक और फैक्टर इस बार हम देख रहे हैं, क्योंकि जन स्वराज पार्टी PK का नाम, प्रशांत किशोर का नाम इस बार जो है, वैसे तो मार्केटिंग के रहे हैं, तो अपनी मार्केटिंग बहुत अच्छे से करना जानते हैं। चाहे कितने भी उन्होंने चुनाव जिताए हो 2014 से लेकर, पंजाब में अमरिंदर सिंह का हो, चाहे कि जो हारे हैं वो भी और जो जीते हैं वो भी, वो मार्केटिंग अच्छे से कर लेते हैं। इस समय वो एक यात्रा काफ़ी समय से निकाल रहे हैं बिहार को समझने जानने के लिए। क्या PK फैक्टर रहेगा इस बार के चुनाव में? एक तरफ NDA है, एक तरफ इंडी अलायंस है।
स्वराज पार्टी जो है उनकी, वो किस पे ज़्यादा असर डालती हुई दिख रही है, और पीके का बिहार के अंदर किस तरह का होल्ड है? क्या जो उन्होंने ये इतने दिनों तक यात्रा की है उससे कोई असर पड़ा है? क्योंकि अभी तो इनकी पहला चुनाव होगा, इसमें किस तरह की दस्तक ये दे सकते हैं, या सिर्फ वोट काटने वाले ही बनेंगे? सो इम्पैक्ट तो रहेगा ही, लेकिन समझना होगा सबसे पहले कि वो जो कर रहे हैं उससे जनता कितनी कनेक्ट करेगी। एग्जैक्टली। तो देखिए, कुछ चीज़ें अप्रिशिएबल है उनकी, उसको अप्रिशिएट करना पड़ेगा। मुझे लगता है राजनीति में कोई भी नया व्यक्ति आए, खासकर अगर कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति आए, तो उसको सबको स्वागत करना चाहिए। उसका विचारधारा कुछ भी हो, नया व्यक्ति आ रहा है तो यही खुशी की बात है कि राजनीति का आपका दायरा बढ़ रहा है, अच्छे लोग आ रहे हैं। दूसरा, अगर वो व्यक्ति जमीन को समझने के लिए घूम रहा है, फिर रहा है, लोगों से बात कर रहा है, उसको भी अप्रिशिएट करना चाहिए कि आप घूम घूम कर, एसी कमरे में ना बैठकर आप घूम कर सबसे बात कर रहे हैं। तीसरा, अगर आप उसके बाद, उस समझने के बाद जिन मुद्दों पे आप बात कर रहे हैं, अगर शिक्षा है, स्वास्थ्य के मुद्दों पे आप बात कर रहे हैं, पलायन पे, तो वो भी बहुत अच्छी बात है कि आप जाति पे नहीं वोट मांग रहे हैं, आप कह रहे हैं कि मैं सही मुद्दों पे वोट मांगूंगा। तो इन चीजों को हमें अप्रिशिएट करना पड़ेगा। अब दूसरा तरफ देखते हैं कि ऐसी कौन सी चीज जो अप्रिशिएबल नहीं है या मुझे नहीं लगती है। अगर हम इन चीजों को करने के बाद खुद को होलियर देन दाऊ समझने लगे, या हमारा एरोगेंस इस लेवल पे हो जाए कि बाकी सब जो है वो सब तो बेकार है, मैं हूं मैं ही एक ऑप्शन हूं, तो वो फिर एरोगेंस टेक्स द बेस्ट आउट ऑफ पीपल। और ये मुझे थोड़ा सा होते हुए दिखा है। शुरुआत में बात मुद्दों की हो रही थी, अभी बात व्यक्तियों की सिर्फ हो रही है। तो अभी जैसे आपको याद होगा 2013 के आसपास केजरीवाल हर दिन एक ऐसे घोषणा करते थे कि कल मैं शीला दीक्षित का चिट्ठा खोलूंगा, एकदम सेम मॉडल पे, कल मैं इसका चिट्ठा खोलूंगा, कल मैं इसका चिट्ठा खोलूंगा, कल मैं इसकी हालत खराब करूंगा। आपके पास मैं पता यही बोलने वाली थी, क्योंकि ये एक मॉडल हम देख चुके हैं, केजरीवाल मॉडल। ठीक है, 10 साल सत्ता जरूर उन्होंने संभाली, लेकिन उसके बाद जो कलई खुली है और दिल्ली में जो उनको चुनावी नतीजे देखने को मिले हैं, और पंजाब के अगर हम आंकड़े देखें तो पंजाब में भी जनता बहुत ज़्यादा खुश नहीं है। वहाँ पर एक तरह से एक अविश्वास तो पहले ही अरविंद केजरीवाल ने एक नई पॉलिटिक्स लाने वाले को लेकर खड़ा कर दिया है जनता के बीच में। दूसरी तरफ बिहार में इसलिए और महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि बिहार में जाति बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अभी भी जो समीकरण वहाँ पर बनते हैं, आज भले जनरेशन चेंज हो गई, लेकिन अभी जातीय समीकरण बहुत मायने रखते हैं। ऐसे में प्रशांत किशोर जिस जाति से आते हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ब्राह्मण जाति से आते हैं, और उनकी पार्टी में भी इसी तरह के फाउंडर मेंबर्स भी हैं। उसमें आप अगर सिर्फ विकास की बात करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि इतना आसान बिहार में हो पाएगा। और अब आप सिर्फ खुलासों पे उतर आए हो चुनाव से, आप एंड पहले आप इस तरह की अगर बातें कर रहे हैं, आपके खुद के आंकड़ों के बारे में, आपके खुद की पैसों के बारे में पूछा जाता है, कितना पैसा आपके पास कहाँ से आ रहा है, आप घुमाने लगते हो, आप तरह तरह की चीज़ें बोलने लगते हो। ये जो खुलासा पॉलिटिक्स है ना, ये जनता को थोड़ी देर का मुझे लगता है मनोरंजन दे सकती है, लेकिन इंटरेस्ट दे सकती है, जैसे हम एक किसी क्राइम स्टोरी में इंटरेस्ट ले लेते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए आपको लगता है कि बिहार में ये काम करेगा? नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ। तो जब तक हम मुद्दों की बात कर रहे हैं ना, आइडियाज की बात कर रहे हैं, वो बहुत पॉजिटिव सेंस है। लेकिन जब हम खुलासों की बात करने लगते हैं तो लगता है कि ये तो अब व्यक्तिगत हो गया है। हाँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप करप्शन के अगेंस्ट मत बात कीजिए, लेकिन फिर सबकी निकालिए। फिर जिससे आपको थोड़ी सी दिक्कत है, जो जेडीयू में पहले आपके साथ था, जिससे आपकी रंजिश रही है, अब चुन चुन कर निकालना शुरू करते हो। सेलेक्टिवली आप सेलेक्टिवली, पहला हुआ है। दूसरा, आपने डिस्क्लोजर्स की बात की कि अगेन मैं नाम इसलिए नहीं ले रहा हूं क्योंकि वो नेता ही रिस्पेक्टिव, आपने डिस्क्लोजर्स की बात की कि फलाने की एजुकेशन की डिग्री दिखाइए, फलाने का अकाउंट्स दिखाइए। इनफैक्ट एक ऐसी कॉन्वर्सेशन में मैंने, और जितनी मेरी समझ है मैंने रिसर्च कर रखी थी, एक मैंने कॉन्वर्सेशन में पूछा कि प्रशांत किशोर जी की जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो पूरे देश में किसी को नहीं पता है आज के डेट में, उनके सबसे क्लोजेस्ट लोग को नहीं पता है। और मैंने एक ये क्वेश्चन मैंने पूछा इनफैक्ट एक ऐसी कॉन्वर्सेशन में कि कोई भी मुझे, मैं कोई डाउट नहीं कर रहा हूँ कि नहीं पढ़े लिखे हैं, लेकिन कोई भी मुझे बस बता दे कि उन्होंने ग्रेजुएशन किस कॉलेज से की, किस साल पास किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किस कॉलेज से की, किस साल पास किया। मैंने एक दो न्यूज़ चैनल्स में कहा कि आप अपनी पूरी टीम को लगा दीजिए, एक दिन का समय ले लीजिए और मुझे बता दीजिए, आई चैलेंज यू। कोई नहीं बता पाया। और जब ये कॉन्वर्सेशन बाहर आई तो जन सुराज की टीम के, तो उन्होंने उनका एक मॉडल है जिसमें उन्होंने करीब 5-1 हज़ार लोगों को अपने सोशल मीडिया टीम में रखा होना, पेड बेसिस। कोई गलत नहीं है, आपके पास पैसे हैं, करिए। जब ये कॉन्वर्सेशन बाहर आई तो सारे लोग टूट पड़े मेरे पे कि उससे क्यों नहीं पूछते, उससे क्यों नहीं पूछते, वो तो बहुत पढ़ा लिखा है। कोई लिख रहा है वो इंजीनियर है, कोई लिख रहा है वो यूएस से गया, यूएस से कर, हाँ, कोई ये। मैं बोल रहा हूँ सब एक तरफ, बस
फैक्चुअली मेरे को, जैसे अगर आप मेरे पे कुछ तृप्ति जी आरोप लगाएंगे कि कितना पढ़े लिखे हो तुम तो बताओ, आप अपनी डिग्री दिखा तो मैं देंगे? बोलूंगा कि मैंने ग्रेजुएशन की बीआईटी मिश्रा And से, this is एक्सेल the राइस proof. एमबीए की, अब आप मेरे को बताओ, हाँ। अब आप भी मेरे को बताओ। हाँ। तो मैं तो अपने बोलने में हिचकूंगा नहीं। ललन टॉप का इंटरव्यू आप देखिएगा, इनफैक्ट उनसे पूछा जाता है तो नहीं, मैंने तो हर 2 साल में अपनी पढ़ाई छोड़ दी, 12th के बाद 2 साल पढ़ाई छोड़ दी, ग्रेजुएशन के बाद 3 साल पढ़ाई छोड़ दी। फिर उनसे पूछा जाता है फाइनली क्या पढ़े, कहाँ गए, बता दीजिए। नहीं नहीं, वो सब रहने दीजिए, वो सब में अच्छा, क्या अच्छा। जाना है, बिल्कुल रिकॉर्ड पे है। तो मैं सबसे वही बोल रहा हूँ कि भाई समझ ही नहीं आ रहा कि इंजीनियरिंग की कि ग्रेजुएशन की, फिर कभी बोलते हिंदू कॉलेज है, 6 महीने में चले गए, तबीयत खराब हो गई। मेरे माँ बाप अनशन में बैठ जाते थे कि तुम पढ़ाई छोड़ दियो, तुम जाओ पढ़ाई पे। फाइनली लिंक्डइन प्रोफाइल होता है ना सबका, प्रोफेशनल्स का, उनका कोई लिंक्डइन प्रोफाइल नहीं है बाय द वे। तो कोई भी मुझे बस निकाल के दिखा दे कि वो व्यक्ति किस साल में किस कॉलेज से पास किया है, तो मैं हार मान जाऊं। अब अगर मैं दूसरे से इतने डिस्क्लोजर्स की उम्मीद रख रहा हूं और इतना होलियर देन दाऊ में बन रहा हूं कि मैं एक नई राजनीति करने आया हूं, तो क्या दिक्कत आ रही है फिर आपको बताने में? और उसके बाद कितने इंटरव्यूज में ही इज नॉट सेइंग इट, एजुकेशन पे ही विल नॉट स्पीक। आप दिखा दीजिए मेरे को एक भी। दूसरा, उस पर कुछ कमेंट्स आए कि अरे तो यूएन में कैसे काम किया, यूएन में तो बहुत पढ़े लिखे लोग जाते हैं। अब देखिए, आम जनता को क्या लगता है ना कि यूएन इतनी बड़ी संस्था है तो उसमें बहुत बड़े बड़े लोग काम करते हैं। अब समझा, जैसे उन्होंने यूएन में किस में काम किया? पोलियो मिशन में। कौन करता है पोलियो मिशन जनरल इंप्लीमेंट? यूनिसेफ करता है बिहार में। अब यूनिसेफ बिहार में पोलियो एरेडिकेशन प्रोग्राम जब कर रही थी, वो कभी खुद एग्जीक्यूट नहीं करती है, वो थर्ड पार्टी से एग्जीक्यूट कराती है। तो अभी भी आपको बिहार में मिल जाएंगे 10-10 हज़ार रुपए पे यूएन का काम करते हैं पोलियो एरेडिकेशन का लोग। अब कौन समझाए कि भाई ऐसा नहीं है कि यूएन में सब सेक्रेटरी जनरल नहीं है, हर प्रोफाइल के लोग होते हैं। ही हैज नेवर बीन अगेन क्लियर अबाउट, आप पूछ लीजिए डिजिग्नेशन बता दो, पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट, ऐसा कोई डिजिग्नेशन तो होता नहीं है यूएन में, ये यूनिसेफ में कभी नहीं। हिल स्पीक अगेन, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि नहीं काम किया, उन्होंने किया ना, बट इतनी इतनी हिचकिचाहट क्यों है ऐसे क्लैरिटी से बताने में कि ये डिजिग्नेशन यहाँ पे मैंने इस समय इतना काम किया इतने वर्षों में। हेंस जो प्रोजेक्ट करने का ये तरीका है ना, बहुत पढ़ा लिखा, बहुत ऐसी जगहों पे काम किया, लाखों की करोड़ों की नौकरी छोड़ के, विच इज फॉल्स, अ मेड अप इमेज इज व्हाट आई एम सेइंग, वो गलत है। दूसरों से इतना अगर ऑब्जेक्टिविटी चाहते हो तो खुद भी ऑब्जेक्टिव बने। आपने पैसों की बात की कि दूसरे का भ्रष्टाचार ये और वो, उन पे जब लगने लगा तो उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया कि मैंने 241 करोड़ पिछले 3 साल में कमाए। कंसल्टेंसी से 11 करोड़ कमाते हैं, वो Exactly. बता रहे थे। 241 करोड़ मैंने पिछले 3 वर्षों में कमाए। बहुत अच्छी बात है, अपने टैक्स दिया उसका। पूछा गया कैसे कमाए आपने, तो पॉलिटिकल कंसल्टिंग छोड़ दी थी 2021 में। तो अब कॉर्पोरेट्स मेरे से कंसल्टिंग करवाते हैं। और उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया कि वो नवयुगा कंस्ट्रक्शन ने कोई फंगीसाइड का कोई एक प्रोजेक्ट कर रहा था और उसमें उन्होंने 2 घंटे का 11 करोड़ रुपया चार्ज किया। तृप्ति जी, मैं एमबीए हूँ, वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियर इंस्टीट्यूट से। मेरे बैचमेट्स अभी पार्टनर्स बन गए हैं कंसल्टिंग फर्म्स में। मैकिंजी, बीसीजी की मैं बात कर रहा हूँ, सबसे वेल पेड फर्म्स। जो आर्ली बिलिंग रेट होता है वो 70,000 से लाख रुपए मैक्सिमम। पार्टनर्स का मैं बोल रहा हूँ, जो टियर 1 एमबीए आईएम से करके 15 साल काम कर चुका है, वो 1 घंटे का कितना चार्ज कर रहा है? लाख रुपए मैक्सिमम इंडिया में। और ये 1 घंटे का 5.5 करोड़ चार्ज करें किस चीज के लिए? फंगीसाइड बेस्ड प्रोडक्ट का मार्केटिंग। जो कंसल्टेंट्स में जिनकी बात कर रहा हूं, अगर वो सप्लाई चेन में काम कर रहे हैं तो सिर्फ सप्लाई चेन की कंसल्टिंग करते हैं, उसमें भी इंडस्ट्री स्पेसिफिक, क्योंकि उनका निश होता है। ये पॉलिटिकल कंसल्टिंग का बंदा है, ये फंगीसाइड की मार्केटिंग कर दे रहे हैं। मतलब दिस इज अगेन इतना हास्यास्पद है। और आप फिर गलत बोल रहे हो फिर लोगों को। इसमें 11 ऐसे 241 करोड़, कौन सा कॉर्पोरेट किस चीज के लिए आपकी कंसल्टिंग कराएगा? वो मैकिंजी के बंदे से नहीं कराएगा। आपकी कौन सी ऐसी फंक्शनल एक्सपर्टीज है किस चीज में? पॉलिटिकल कंसल्टिंग में मान लेता हूं आपको सब देंगे, कॉर्पोरेट्स क्यों देंगे आपको? तो इन चीजों में जब अपने भी बात आती है ना, तो आजकल मैं देख रहा हूं, और एक तरह की भाषा का जो इस्तेमाल है, 4 बार के सांसद है, टुटपुंजिया नेता। 4 बार का सांसद कोई टुटपुंजिया नेता आप बोलेंगे क्या? किसी भी विचारधारा को मैं बोल रहा हूं। 2 बार का सांसद, 2 बार का विधायक है, छुट भैया नेता। आज उसको तहस नहस कर देंगे, आज उसको मूर्छित कर देंगे, अभी तो देखा नहीं है जसवलवा वो ये। मतलब अगर आप राजनीति बदलने आए हैं तो मुबारक हो, आप खुद बदल चुके हैं। नहीं, और एक बात ये भी है कि अगर आपने राजनीति में आने के बाद एक मुकाम हासिल कर लिया, अभी आपने शुरुआत कर रहे हैं, और शुरुआत में ही अगर आप इस तरह से भाषा का इस्तेमाल करेंगे, एरोगेंस आई थिंक हैज टेकन ओवर हिम। इनफैक्ट मैं बहुत बोल रहा हूँ, जो उनके जो पूरा पेड स्टाफ है, शायद ये भी जब वीडियो बाहर जाए आप देखना उसको। मैं बोल रहा हूँ, जो राजद के कार्यकर्ता जिस प्रकार का कमेंट्स और जिस प्रकार की उनकी भाषा रहती है, इनका जो कैडर उसको एक्सीड कर चुका है।
तो मैं बोल रहा हूँ और ऐसा नहीं है कि वो छुपे छुपाए हैं, वो जन स्वराज का उन्होंने अपने डीपी में लगा रखा है, उसमें गांधी और अंबेडकर हैं और उनकी भाषा पढ़िए आप। सो मैं बोल रहा हूँ यार, ये कौन सी राजनीति बदलने आए थे तुम, जिसमें तुम तो राजद को भी बीट कर दे रहे हो। आपको लगता है कि इस तरह की राजनीति जो अभी ये जो प्रचार के दौरान कर रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप वाला काम चल रहा है, ये कुछ असर डालेगा? और वहां पर इनकी क्या मतलब इक्वेशन देखी जाए, कितनी 223 सीटों पे शायद ये लड़ने की बात 200 कर रहे हैं? नहीं, सारी सीटों पे 243 सीटों पे 243 पे लड़ेंगे। जी। मैं फिर से कह रहा हूं, तो इस प्रकार का जब आप काम करते हैं तो अटेंशन तो ग्रैब कर लेते हैं, जैसे मीडिया अटेंशन आपको मिल गया क्योंकि सनसनीखेज जो आपने बताया। बट अगेन आई एम सेइंग दिस इज नॉट वेरी लॉन्ग लिव्ड। उस समय आपको लगेगा मीडिया टेंशन आ रहा है, आप कहीं भी जा रहे हैं, अभी राघोपुर में उसकी हालत खराब कर देंगे, अभी इसको यहाँ पे हालत खराब कर देंगे। जो भाषा है 10-10 सीएम हम बना के आए हैं, जबकि इन्हीं के पिछले इंटरव्यूज आप जब देखेंगे, इनको बोला जाता है कि आपने सीएम बनाया, तो ही वाज वेरी हम्बल एंड ही वुड से कि नहीं, हमने सीएम नहीं बनाया, हम पूरा कैंपेन चलाते हैं, तो शायद पूरे वोट परसेंटेज में 0.5 या 1% का हम चेंज कर पाएं, लेकिन किसी को हम सीएम नहीं बना सकते हैं। और वही आज बंदा बोल रहा है हम 10-10 सीएम बना के आए। एक्चुअली क्या आप सीएम बना सकते हो तो बना दो ना, आज किसी को नए बंदे को उठा के खुद ही बन जाओ, एक बार दिखा दो बन के। 17 में गए थे यूपी, वहां तो नहीं बना पाए। वही बोल रहा हूँ। तो जो क्या होता है ना, कई बार जब हम थोड़ा सा सक्सेस टेस्ट करने लगते हैं, लोगों का सपोर्ट मिलने लगता है। लोगों का सपोर्ट आपको अच्छी चीजों के लिए मिल रहा था जब आप पदयात्रा कर रहे थे और सही मुद्दों पे बात कर रहे थे। एग्जैक्टली, मैं वही। यू शुड हैव स्टक टू इट। अभी क्या हुआ है, चूंकि आपका सोशल मीडिया टीम इतना स्ट्रांग है, जो पेड पूरा आपका मैकेनिज्म इतना स्ट्रांग है कि आप हर जगह दिख रहे हो, राइट? तो उसका इस्तेमाल लेकिन आप गलत चीजों के लिए मत करो। निश्चित तौर पे। तो आपको लगता है कितनी सीटों पर ये असर डाल सकते हैं, और सबसे ज्यादा नुकसान किसको पहुंचा सकते हैं, एनडीए या इंडिया अलायंस या दोनों? सी, वोट परसेंटेज के तौर पर उनका कोई वोट परसेंटेज कुछ आएगा, सिंगल डिजिट में मैं मानता हूँ, लेकिन सीट्स कन्वर्जन बहुत स्ट्रांग नहीं होगा। उसका एक रीजन है, क्योंकि जो इनका वोट कॉन्स्टिट्यूएंट है वो कोई एक जाति एक जगह से नहीं आ रहा है, तो जो इनके वोट से वो डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस विधानसभा हो जाएंगे। तो कहीं कहीं जहां कैंडिडेट खुद स्ट्रांग है और इनकी टिकट पे लड़ रहा है, वो जीत जाएगा। लेकिन कोई एक नया कैंडिडेट सिर्फ इनकी पार्टी का सिंबल लेके जीत जाए, ये संभव नहीं है। तो इसीलिए मुझे सीट्स भी दिख रही है, वो सिंगल डिजिट क्रॉस किसी हाल में नहीं करने वाली है। इनफैक्ट दूसरी तरफ जब ये आए थे तो इन्होंने कहा कि हम सारे समाज की, हम जाति की, धर्म की, सबकी बात नहीं करेंगे। अभी आप लेटेस्ट देखिए इनके जितने भी कमेंट्स हैं, इन्होंने खुलेआम कहा कि एक तो मुस्लिम्स को हम 40 सीटें देंगे उनके रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से। इसमें कुछ गलत नहीं है, मैं मानता हूँ, दे दीजिए उनके पॉपुलेशन के हिसाब से। इन्होंने कहा कि मैं राजद को कह रहा हूं कि जहां जहां तुम मुस्लिम उम्मीदवार उतारोगे वहां हम नहीं उतारेंगे मुस्लिम उम्मीदवार, लेकिन तुम भी ऐसा ही करो ताकि ज्यादा से ज्यादा मुस्लिम उम्मीदवार जीत के आए। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या? और अगर मान लीजिए अंडर रिप्रेजेंटेड वर्गों को रिप्रेजेंटेशन दिलाने का मान लीजिए आपका तरीका है, तो आप दलितों के लिए फिर ये करते हैं? उनके लिए भी बोलिए कि जहां जहां राजद दलित उम्मीदवार उतारेगा वहां मैं दलित उम्मीदवार नहीं दूंगा। सही बात। ईबीसी के लिए भी करिए, वो भी अंडर रिप्रेजेंटेड है, तो इनको क्यों छोड़ रहे हैं आप? ईबीसी तो सबसे बड़ा परसेंटेज भी है उनका, करेक्ट, तो और सबसे अंडर रिप्रेजेंटेड है। Exactly. ईबीसी 36% है और बिहार की विधानसभा में 11-12% है। सोचिए, 1/3 उनको रिप्रेजेंटेशन दिलाते आप, सबसे अंडर रिप्रेजेंटेड है वो। तो वो क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि आप वही फिर प्लेबुक पे खेल रहे हैं जिसपे ममता दीदी खेलती हैं, अखिलेश खेलते हैं। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यू एंड द एग्जिस्टिंग पार्टीज? फिर एक और राजद, एक और जनता दल, एक और समाजवादी पार्टी तो नहीं चाहिए इस देश को। हाँ, क्योंकि इस बार के बिहार के चुनाव में नजर स्वराज पार्टी पे भी रहेगी, और प्रशांत किशोर जितना दावे करते रहे, इतनों को जिता दिया, आप ही बता रहे हैं, इतने मुख्यमंत्री बता दिए, भाषा बदल चुकी है। और एक राजनीति अरविंद केजरीवाल की हमने चढ़ती और उतरती वो भी देखी हुई है। तो सबक तो उन्हें वहाँ पे भी लेना चाहिए। मार्केटिंग के बनने डिग्री का मुझे पता नहीं है। बाकी आपने जिस तरह से बताया, आरजेडी को जो ज़मीन पर उतर कर अपने आप की छवि सुधारने के लिए पहले कोशिश करनी पड़ रही है। वहीं अगर देखा जाए तो नीतीश कुमार या एनडीए की हम बात करें, नीतीश कुमार की सरकार में काम हुआ है। मैं खास तौर से मेट्रो की बात करना चाह रही थी। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर 20 साल में कितनी तस्वीर बदली है उस बिहार की। ये सबसे बड़ा चेंज है। जैसे मेट्रोज बहुत शहर में है इंडिया में, ऐसा कुछ नहीं, पटना में पहली बार है, लेकिन डिफरेंस क्या है? जिस बिहार के पटना में मेट्रो आया है, इसी बिहार में कुछ दशक पहले आप चल जाएं, इसी बिहार से रेल मंत्री थे रामविलास पासवान। और रामविलास पासवान रेल मंत्री रहते हुए सदन में खड़े होकर बोलते हैं कि बिहार में मुझे ट्रेनों का परिचालन बंद करना पड़ेगा। क्यों? मार्च 1997 की घटना है, 10 दिन में 10 ट्रेन डकैतियां हुई, डकैतियां उसमें। और ऐसा डकैती नहीं कि थोड़ा सा सामान छीन लिया,
एक नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस में 2 लोग घायल हो गए, महिलाओं के साथ बदतमीजी की गई। भागलपुर दादर एक्सप्रेस में 4 लोग मारे गए उस डकैती में। एक और ट्रेन में डकैती हुई, इसमें जीआरपी के जवान खुद शामिल थे डकैती करने में। ऐसी 10 घटनाएं हुई मार्च के पहले 10 दिन में ट्रेन डकैती की। और रामविलास पासवान ने सदन में उठकर ये चेतावनी दी राज्य सरकार को कि बंद करवाइए, नहीं तो हम ट्रेन का परिचालन ही बंद कर देंगे पूरे बिहार में। उसी बिहार में आज मेट्रो चल रहा है। ये अंतर है। तो कोई बिना कहता है ना, किसी लूट के, लोगों की सुविधा के हिसाब से, और लोग उसको इस्तेमाल भी अच्छे से कर रहे हैं बिना किसी डर के। राघोपुर का एग्जाम्पल मैं देना चाहूंगा। जिस राघोपुर से लालू जी चुनाव जीते, राबड़ी जी चुनाव जीती, तेजस्वी चुनाव लड़ते और जीतते हैं। सिर्फ एक बार 2010 छोड़ दीजिए जब वहां से हारे थे ये लोग। इतने वर्षों से रिप्रेजेंट करते रहे। राघोपुर पटना के बगल में, बरसात में चारों ओर से पानी से घिर जाता है, वो टापू बन जाता है। वहीं से सतीश राय चुनाव जीते 2010 में, पहले लालू जी के साथ थे। उन्होंने अपने प्राइवेट कॉन्वर्सेशन बताया कि हम लालू जी को बोलते थे कि राघोपुर को पटना से पुल से जोड़ दीजिए, क्योंकि बरसात में वहां से आने जाने में भी हालत खराब होती है। किसी पेशेंट को भी लाना होता है तो नाव से लाना पड़ता है, बहुत मुश्किल होती है, बहुत खर्चा लगता है, कनेक्टिविटी नहीं होने का। तो कहते हैं कि लालू जी कहते थे कि क्या बोलते हैं, दियारा मतलब नदी का किनारा होता है, तो दियारा में कोई पुल बनता है, वो पानी मिट्टी काट के ले जाएगा तो पुल लटकता रह जाएगा हवा में। और इतने वर्षों तक उन्होंने पुल नहीं बनवाया। अभी राघोपुर को पटना से पुल से कनेक्ट कर दिया गया। 15 मिनट लगते हैं राघोपुर से पटना पहुंचने में, स्टेट ऑफ द आर्ट फ्लाईओवर। ये डिफरेंस है। अभी भी वो कॉन्स्टिट्यूएंसी तेजस्वी यादव की ही है, सोच लीजिए। और किसने कनेक्ट किया? इस सरकार ने। वही बात है। खैर, फैसला तो बिहार की जनता के हाथ में है। चुनाव अब पास आ ही रहे। क्या था पहले, क्या है अब, और आगे क्या हो सकता है, और बिहार की तस्वीर कैसी होनी चाहिए, उस हिसाब से बिहार की जनता खुद चुनेगी उन्हें किसको चुनना है। लेकिन इतिहास को जानते हुए अगर आप वर्तमान में फैसले लेंगे तो भविष्य अच्छा ही होता है और सुंदर होता है। मृत्युंजय जी, आप आए, आपने बातचीत की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्कार।